हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना सीख रहे थे और उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहाँ स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है। आइए एक बार उस न्यूमेरिकल को देखते हैं और किस किस तरह से उसको सॉल्व करना है वो भी हम स्टडी करते हैं। आज के पूरे लेक्चर में हमारा फोकस सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है इस पर रहेगा। आपसे पूछा गया है फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है। मैं इस बात को एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है 1 मोल मीथेन फॉर्म हो फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। तो ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिससे 1 मोल मीथेन फॉर्म हो रहा है। इसका एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन होगा, वो मुझसे यहाँ पूछा जा रहा है। ये मैंने नोट कर लिया है कि मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। फिर मुझे गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। ये लीजिए, कार्बन को कंबस्ट कर देता हूँ। इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन होगा और वो वैल्यू मुझे यहाँ बताई गई है -380 किलो जूल पर मोल में है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लिया, ये उसका कंबशन कर रहा हूँ, ये वाटर बन रहा है और इसका डेल्टा एच भी मुझे बताया गया है -285 किलो जूल पर मोल। यूनिट्स में लिख नहीं रहा, आप ध्यान रखें, ऊपर लिख रखी है वहाँ। एक दिया गया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ये मैंने मीथेन ले लिया है। अब मैं इसको कंबस्ट कर रहा हूँ। कंबस्ट करने पे मुझे ये पर्टिकुलर रिएक्शन मिल रही है। बैलेंस्ड फॉर्म यूज़ करूँगा। डेल्टा एच मुझे उसका गिवन है -890 किलो जूल पर मोल। ये 3 इक्वेशंस हैं मेरे पास और ये एक इक्वेशन जिसका डेल्टा एच मुझे निकालना है। व्हाट आई विल डू, मैं इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेता हूँ और इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेता हूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को या इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें इक्वेशन 1 को ऐड कर दूं और उसमें इक्वेशन 3 माइनस कर दूं, तो जो नई रिएक्शन मेरे पास बनेगी वो ये वाली रिएक्शन होगी। लास्ट लेक्चर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक यही था, इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल वहाँ से चूज़ किया है। एक बार करके देखिए आप। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2H2 + O2 गिव्स 2 वाटर। ये लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ये लीजिए, कार्बन + ऑक्सीजन, इधर CO2 ऐड हो गया। इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, -CH4 -CH4 -2O2 -CO2 -2H2O। ये ऑपरेशन मैंने कैसे बनाया, जो मैं करना चाहता हूँ वो भी अभी बताऊंगा, बट एक बार देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है इससे। -2O2 से ये प्लस के 2 O2 कैंसिल हो जाएंगे, CO2 से CO2 कैंसिल हो जाएगा, वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो रिएक्शन मेरे पास बच रहा है 2H2 + C - CH4, ये बच रहा है। यहाँ लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट को ही हटा देता हूँ, कुछ खास जरूरत नहीं है मुझे, डाटा लगभग मैंने यहाँ लिख दिया है। सो व्हाट आई एम डूइंग, इस इक्वेशन को जो अभी फाइनल बची हुई है 2H2 + C - CH4 0, 2H2 + C दैट गिव्स CH4। ये नेगेटिव CH4 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। यही रिएक्शन मुझे बनानी थी। जो ऑपरेशन मैंने रिएक्शंस पे लगाया वही ऑपरेशन इन रिएक्शंस के डेटा पे लगा देता हूँ। मतलब इक्वेशन 2 के डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसमें ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 1 का डाटा,
और उसमें माइनस कर देता हूं इक्वेशन 3 का डेटा। साइंस को बड़ा ध्यान दूंगा, साइन -890 को माइनस करना है तो -890 को ही माइनस करूंगा। अब इस सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूं। एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर लेना, अप्रॉक्सीमेट -70 के आसपास आंसर आएगा। ये होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, जो रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं इसी डाटा को बोल दूंगा कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। सो ये तो हुआ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब सवाल उठता है कि मैंने ये ऑपरेशन बनाया कैसे मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा करूं। तो सी, मुझे जो रिएक्शन रिक्वायर्ड थी उसमें 1 मोल कार्बन चाहिए था, इक्वेशन 1 में 1 मोल कार्बन था, तो मैंने इसको एज इट इज़ चूज़ किया। मुझे यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए थे, यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। मुझे मीथेन 1 मोल चाहिए था, यहाँ भी 1 मोल ही था, लेकिन मुझे प्रोडक्ट में चाहिए था, ये रिएक्टेंट्स में था, तो इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। बस यही 2-3 ट्रिक्स हैं जो आप ध्यान रखें किसी भी ऑपरेशन को बनाने के लिए। मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपकी रिएक्शंस जिनके ऊपर आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे होने चाहिए किसी न्यूमरल से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद। तो फिर इस तरह का एक ऑपरेशन जनरेट करके आप इजीली डेल्टा एच फॉर्मेशन या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा से, हालांकि मैंने स्टेटमेंट तो रब कर दी है, बट एक बार फिर दोबारा से आप इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन मुझे गिवन था, ये उन्होंने बता रखा था इस क्वेश्चन में। आप पीछे रिवाइंड करके वो स्टेटमेंट दोबारा पढ़ सकते हैं। मीथेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन था -890। मुझे ये पता है कि किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है वो समेशन एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। ये बात मुझे अच्छे से पता है, कल भी लास्ट लेक्चर में मीन्स हमने ये फॉर्मूला ध्यान रखा था। ये मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर मुझे पता हो, इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर मुझे पता हो, तो मैं डेल्टा एच रिएक्शन का इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, जो कि हालांकि मेरा इस क्वेश्चन में एम नहीं है। इस क्वेश्चन में तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन मुझे गिवन है। हाँ, मुझे इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा या इसका क्या होगा, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होना चाहिए। आपकी वो जो रिएक्शन थी उसमें एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन गिवन था। वो जो स्टेटमेंट था उसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन गिवन था -380। आप ध्यान दे सकते हैं, 1 मोल कार्बन का कंबशन, यही तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 था। यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 था। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मुझे पता है -380। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी मुझे पता है -285, क्योंकि जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन था वही एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर था। तो मुझे ये दोनों वैल्यूज़ पता है, उस स्टेटमेंट में गिवन है। जिसको वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कहता है, मैं उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 समझ जाता हूँ, या जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कहता है मैं उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर समझ सकता हूँ। उसमें कोई इशू नहीं है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। तो एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं देखूँ तो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 2 मोल वाटर है तो 2 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये समेशन है एंथैल्पी फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स के लिए आ जाइए। अब 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक का तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है, उसका मैं x मान लेता हूं, और दूसरे का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है 0। जितने भी एलिमेंटल फॉर्म हैं स्टैंडर्ड स्टेट में उन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, जैसे O2, N2, H2, सोडियम, आयरन, निकल, जिंक। यानी कि किसी रिएक्शन में अगर आपको ऐसे लिखा दिखा रहा है जिंक सॉलिड प्लस आगे कुछ भी, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। या अगर मान लीजिए O2 लिखा आ गया, N2 लिखा आ गया, H2 लिखा आ गया, तो इन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ये बात आप ध्यान रखें। मैं एक तुक्का मारने के लिए ट्रिक बता सकता हूँ कि आपको जब सभी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिक्वायर्ड था
किसी एक का आपको निकालना है और किसी एक का नहीं दे रखा तो हमारे क्वेश्चंस में 99% उसका वैल्यू 0 ही होता है। बट चलो ये तो एक तुक्का है जो कहीं कहीं गड़बड़ भी कर सकता है। बट ऑक्सीजन के केस में आप याद रखें कि ऑक्सीजन का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 होता है। या जितने भी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं स्पेसिस, तो एलिमेंटल फॉर्म में H2 की फॉर्म में है, OO2 की फॉर्म में, NN2 की फॉर्म में, SS8 की फॉर्म में, PP4 की फॉर्म में, सोडियम अपने सोडियम सॉलिड फॉर्म में ही है, तो उन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। अब आप इस वैल्यू को -890 किलो जूल के इक्वल पुट कर दीजिए। तो अब x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वो वही लगभग वैल्यू जो मैंने पहले बोली थी, एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं की थी मैंने, तो वो -70 आपका फिर दोबारा से x होगा, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। सभी क्वेश्चन, बल्क ऑफ द क्वेश्चन मैं कहूँ तो वो थर्मोडायनामिक्स में इसी पैटर्न पे सॉल्व किए जाने लायक हैं। तो मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ आपके सामने पुट करता हूँ इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। वैसा ही क्वेश्चन है ये भी एक आपके पास, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। रिएक्शन लिख देता हूँ एसिटिक एसिड की, CH3COOH, इसका 1 मोल फॉर्म करना है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट लेके। तो ये मैंने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ले लिए और उससे 1 मोल एसिटिक एसिड फॉर्म किया, इसका ΔH निकालना है। सही है। गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन 2, इसको ध्यान से पढ़ें, ये इसी का एंथैल्पी ऑफ कंबशन बता रहा है एसिटिक एसिड का, जो CO2 और वाटर में बन गया। तो मैं रिएक्शन को लिख रहा हूँ यहाँ, एसिटिक एसिड का कंबशन जो CO2 और वाटर दे रहा है, रिएक्शन को बैलेंस करके आगे बढ़ूँ अगर मैं, तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका ΔH वो मुझे बता रहे हैं क्वेश्चन के अंदर -867। बहुत ध्यान से समझिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मुझे फिर दोबारा से बता रहे हैं यहाँ -393.5, और हाइड्रोजन का भी मुझे बता रहे हैं, सॉरी वाटर का मुझे बता रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कह देते तो भी मैं ऐसा ही लिख रहा होता, उसमें नो इशू एट ऑल। ये लीजिए -285। अब मुझे ये रिएक्शन बनाना है इन 3 रिएक्शंस की हेल्प से। 2 मोल कार्बन चाहिए, इसमें 1 मोल है, तो इस इक्वेशन को मैं, लेट मी गिव नंबर्स 1, 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सही है। हाइड्रोजन का 1 मोल गिवन है, मुझे 2 मोल चाहिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये मेरा ऑपरेशन बन रहा है। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, माइनस एसिटिक एसिड का 1 ही मोल चाहिए, 1 ही है, बट मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, ये रिएक्टेंट में है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, रिएक्शन को, इक्वेशन 1 को यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो ऐसा करने पे मुझे यही रिएक्शन बनती दिखाई देगी जो मुझे चाहिए। आप कहेंगे ये माइनस का सीन क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट में चाहिए रिएक्टेंट में। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत लगे तो आप क्या करेंगे, आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, इस पूरी रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, मतलब प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, और डेल्टा एच को माइनस की बजाय पॉजिटिव कर दीजिए। तो फिर वो जो नई रिएक्शन बनेगी उसमें एसिटिक एसिड प्रोडक्ट में ही होगा, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड कर सकते हैं, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी, ऐसा कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये चीज़। ऑपरेशन अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा, ऑपरेशन आप बना के करके देख लेना, आपको यही रिएक्शन मिलेगी, नो डाउट अबाउट इट। आप सोचेंगे अच्छा क्या कन्फर्म्ड है, तो मैं कहूँगा नहीं कन्फर्म्ड तो नहीं है, कभी कभार दिक्कत आ सकती है। मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँगा जहाँ पे वो ऑपरेशन सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा ऑपरेशंस ऐड करने पड़ेंगे, बट 99% क्वेश्चंस में ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप जब ये ऑपरेशन करने पे ये रिएक्शन पा जाएंगे तो आप समझ जाएं कि हाँ सब सही चल रहा है। आप यही ऑपरेशन उसके डेटाज के साथ लगाइए, यानी कि इक्वेशन 2 के जो डेटा हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 3 का जो डाटा है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इक्वेशन 1 का जो डाटा है उसको आप माइनस कर दीजिए और अपने आंसर को रिपोर्ट कीजिए। वो इसी रिएक्शन का डेल्टा एच होगा, मींस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड होगा। आप एक और काम भी कर सकते थे,
अब मैं कर नहीं रहा पूरा, जस्ट आपको हिंट्स देके छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप करके देखिएगा इन सब को एक बार फिर आप देखें। मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जाना ही नहीं चाह रहा, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही डायरेक्ट कर दूँ। ये रिएक्शन मुझे दिख रही है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे दे रखा है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे दे रखा है। मैं एक्चुअली इस रिएक्शन के इस पर्टिकुलर फार्मूले को यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ, एंथैल्पी फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस समेशन एंथैल्पी फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स। तो मुझे यहाँ पे 2-2 मोल दिए हुए हैं, तो मैं एंथैल्पी ऑफ CO2 एंड वाटर यहाँ पे जानता हूँ, तो मैं सेम वही काम करूँगा। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ लिख दूँगा। डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन मुझे पता है। रिएक्टेंट्स में 2 चीज़ें हैं, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे निकालना है और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे पता है 0 होगा। सो इट विल बी अगेन वेरी ईजी टू सॉल्व। ये मैंने डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन लिख दिया। अब मैं प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी लिख रहा हूँ, -393.5 इंटू 2, ये एक प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, प्लस दूसरा लिख रहा हूँ -285 इंटू 2, ये दूसरा प्रोडक्ट है। ये सब समेशन प्रोडक्ट्स हो गया, माइनस रिएक्टेंट, एक का मुझे निकालना है, दूसरे का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से x को सॉल्व करूँ, ये वही आंसर मुझे दिखाई देगा जो पिछले मैथमेटिकल इक्वेशन बना के मैं इसको फॉलो कर रहा था। तो इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं रहेगा। हम किसी और नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए इसी पॉइंट को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप एक बार, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये निकालना है मुझे। तो मैं एक बार यही फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस Al2Cl6 का रिएक्शन लिखता हूँ। मुझे 1 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है। एनहाइड्रस मीन्स उसके साथ कोई वाटर पार्टिकल हाइड्रेटेड नहीं है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लूँगा, एल्युमिनियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, ये लीजिए। ये 2Al + 3Cl2 गिव्स Al2Cl6 है। 1 मोल Al2Cl6 फॉर्म कर रहा हूँ फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, वो भी कौन, जो थर्मोडाइनमिकली सबसे स्टेबल स्टेट कंसिडर्ड हैं, लाइक क्लोरीन गैसियस फॉर्म में और एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में। जैसे मैंने कार्बन के लिए बोला था, डायमंड ग्रेफाइट में कार्बन ग्रेफाइट ही लेना होगा, या ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लिक्विड लेना होगा, क्लोरीन फ्लोरीन है तो वो गैस लेने होंगे, आयोडीन है तो वो सॉलिड लेना होगा। यानी कि अगर वो Al2I6 बोल रहा होता, जो कि हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता स्टेबली, वहाँ पे मुझे फिर 3I2 सॉलिड लेना होता, या वो Al2Br6 कहता तो मुझे Br2 लिक्विड लेना होता। अभी Al2Cl6 का है तो Cl2 गैस लेना होगा। क्या ये फिक्स है? तो मैं कहूँगा हाँ ये फिक्स है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चेक करते हुए हमें जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखना है, उसका जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होने चाहिए जो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट कंसिडर्ड है। और कौन सी मोस्ट स्टेबल स्टेट कंसिडर्ड है वो याद ही रखना होता है। ओके, तो मैं इस रिएक्शन को जनरेट करना चाहता हूँ इन 4 रिएक्शंस की हेल्प से। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। सी हेयर, मैं नंबर दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ और इसको 4 बोल देता हूँ। एल्यूमिनियम 2 मोल चाहिए मुझे, यहाँ 2 मोल एल्यूमिनियम है, यानी कि इक्वेशन 1 को मैं एज इट इज़ ले लेता हूँ। इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इस रिएक्शन पे आता हूँ। मुझे क्लोरीन के 3 मोल गैस रिक्वायर्ड है और मैं इस रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ उसमें, बट मैं 3 से मल्टीप्लाई ज़रूर करूँगा उसको, तब ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे 3 मोल क्लोरीन चाहिए था और यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन है। ओके, फिर मुझे Al2Cl6 1 मोल चाहिए रिएक्शन के अंदर, यहाँ 1 मोल है, बट वो रिएक्टेंट्स में मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, तो मैं माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 4। अब मुझे लगता है कि जो मुझे रिक्वायर्ड है रिएक्शन वो बन जाएगी, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। आप ध्यान दें, मैंने यहाँ इस पूरे ऑपरेशन में इस 3rd रिएक्शन को कहीं यूज़ नहीं किया। उन्होंने कुछ लिखा है तो कोई ना कोई वजह तो पक्का पाएगी। तो चलिए एक बार मैं यही ऑपरेशन अप्लाई करके देखता हूँ कि क्या होता है। सिर्फ इसी ऑपरेशन को अप्लाई करूँगा। ये लीजिए, यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहीं करेंगे हम उसको। इक्वेशन 1 को एज इट इज़ लेना था मुझे, तो 2Al सॉलिड प्लस 6HCl एक्वस gives AlCl3 aqueous।
ये लीजिए प्लस 3H2। ये मैंने इक्वेशन 1 एज इट इज ले लिया। अब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। 3H2 गैस प्लस 3Cl2 गैस प्लस 6HCl गैस। सही है। माइनस इक्वेशन 4 करूंगा, ये माइनस इक्वेशन 4 है। माइनस Al2Cl6 सॉलिड माइनस Al2Cl6 एक्वस। इसका कुछ नहीं करना, ये एक्सेस सॉल्वेंट है, इसका कोई मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई काम नहीं रहेगा। तो ये मेरा ऑपरेशन 4 ये पूरा हो जाता है। कुछ कैंसिलेशन है तो मैं कैंसिलेशन कर देता हूँ। 3H2 से 3H2 कैंसिल हो रहा है। और कुछ कैंसिल होता है क्या? AlCl3 जस्ट अ सेकेंड, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन लिखने में गलती हो गया। Al2Cl6 एक्वस लिखा हुआ है, तो आप अभी उसको ठीक कर लीजिएगा। ये स्टार्टिंग से ही छोटा सा एरर क्वेश्चन लिखते हुए हुआ है। तो Al2Cl6 एक्वस लिखा हुआ है इक्वेशन में जो लिखी हुई है, तो मैंने वो एज इट इज गलती को अपना रिमूव किया है। अब आप देखिएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। सही है। अब क्या बच गया, उस सारे पे फोकस करें। क्या बच गया यहाँ, तो मैं 1 बाय 1 यहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ। देखो यहीं ऊपर लिख रहा हूँ 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 6HCl एक्वस, ये कैंसिल हो गया। प्लस 3Cl2 गैस माइनस Al2Cl6 सॉलिड माइनस Al2Cl6 सॉलिड, ये रिएक्टेंट्स बच गए। और प्रोडक्ट्स में आप जाके देखेंगे तो आपको सिर्फ 6HCl गैस दिखाई देगा जो बचा हुआ है। एक बार फिर पूरी कॉन्सेंट्रेशन से देखें, कहीं भी कुछ मिस्टेक तो नज़र नहीं आ रहा आपको? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस Al2Cl6 सॉलिड को जो यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और इसको इधर जाके पॉजिटिव कर देता हूँ। Al2Cl6 सॉलिड, ये लीजिए, ये इधर आके प्लस हो गया। ठीक है। अब जो मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसमें ये चीज़ें नहीं हैं जो मुझे इरिटेट कर रही हैं, मुझे ये नहीं चाहिए थी। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इस थर्ड रिएक्शन पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। HCl गैस और HCl एक्वस दोनों दिखाई दे रहे हैं। मैं इस इक्वेशन को उसके अंदर शिफ्ट करना चाहता हूँ ताकि ये गैस से गैस कैंसिल हो जाए या एक्वस से एक्वस कैंसिल हो जाए। तो मैं इक्वेशन 3 को ऐड कर दूंगा इसमें, प्लस इक्वेशन 3 को ऐड कर दूंगा इसमें, ताकि HCl गैस इधर आ जाए, HCl एक्वस उधर चला जाए, तो वो गैस इस गैस से कैंसिल हो जाएगी, ये एक्वस उस एक्वस से कैंसिल हो जाएगा। बट मैं इसको ऐड करने से पहले 6 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा, क्योंकि इसमें 6HCl नहीं, एक HCl गिवन है, मुझे 6 कैंसिल करने हैं। तो मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर ऐड करूंगा। तो HCl एक्वस और HCl गैस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेंगे वही आपका रिएक्शन का रिक्वायरमेंट था। मींस आप इन चारों रिएक्शंस के डेटाज को इस ऑपरेशन पे अप्लाई करें तो आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डाटा मिलेगा। फिर आप एक बार ध्यान रखें कि जो डाटा आप अंडर ऑपरेशन लाएंगे वो क्या लाएंगे? क्या आप 643, 73 ये लाएंगे? नहीं, ये चारों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप इनका डेल्टा एच देखेंगे, इसका डेल्टा एच -1004 होगा, इसका डेल्टा एच -184 होगा, इसका डेल्टा एच -73 होगा और इसका डेल्टा एच -643 होगा। तो आपको इस ऑपरेशन में यानी कि इक्वेशन 1 का जो डाटा आपको एज इट इज़ लेना है वो -1004 लेना है, प्लस इक्वेशन 2 का जो डाटा है आपका उसको 3 से मल्टीप्लाई करके जो आपको डालना था वो -184 डालना है, माइनस जो इक्वेशन 4 का डाटा है आपका वो आपको लेना है, प्लस जो इक्वेशन 3 का डाटा है आपका
उसको 6 से मल्टीप्लाई करके आपको यूज़ करना है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर 1 मोल Al2Cl6 सॉलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 निकालना है। ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 की। 1 मोल SO3 बनाना है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स 3/2 O2। ये पर्टिकुलर रिएक्शन है जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो इन दो रिएक्शंस की हेल्प से मुझे रिएक्शन बनाना है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 8 मोल हैं सल्फर के एटम्स, जबकि आपको सिर्फ 1 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। SO3 के 2 मोल चाहिए, प्रोडक्ट में ही चाहिए, प्रोडक्ट में ही गिवन है, और बट 2 मोल गिवन है, 1 मोल चाहिए। तो आप रिएक्शन को तो ऐड कीजिए 2 को, बट उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, सो दैट आपको 1 मोल SO3 मिले। आप ऐसा करके देख लीजिए। इक्वेशन 1 को 8 से डिवाइड कीजिए तो सल्फर का 1 एटम रह जाएगा, 8 मोल थे, 1 O2 रह जाएगा, और ये 1 SO2 रह जाएगा। इसको ऐड करना है 2 से डिवाइड करके। 2 मोल SO2 थे, 1 रह जाएगा, 1 मोल O2 था, हाफ रह जाएगा, और SO3 के 2 मोल थे, 1 रह जाएगा। SO2 से SO2 कैंसिल हो जाएगा। S + 1.5 3/2 O2 गिव्स SO3, मतलब आपकी वही रिएक्शन बन गई। इक्वेशन 1 का डेटा उठाइए, उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस इक्वेशन 2 का डेटा उठाइए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। सोल्व करें और आंसर को रिपोर्ट करें। वो आपके पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एच आपका आंसर रिपोर्टेड होगा। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। रिएक्शन लिख देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन पूछ रहे हैं, तो बेंजीन का कंबशन कर देता हूँ। यहाँ बेंजीन को एक्सेस ऑक्सीजन में जला रहा हूँ, CO2 और वाटर मिल रहा है। बैलेंस्ड फॉर्मेट लेना था मुझे, 15/2 O2। ये लीजिए, इसका डेल्टा एच मुझे निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ले लीजिए, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का रिएक्शन है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का रिएक्शन है। तो वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी पता है, और CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी पता है, और ये बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी पता है, और ऑक्सीजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो पता ही है, वो 0 होता है। तो व्हाट आई शुड डू नाउ, 6 × -395, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो गया, प्लस 3 × -285, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया। ये सारा आपका प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, माइनस रिएक्टेंट। बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 49 गिवन है आपको, ऑक्सीजन का पता है आपको। सोल्व करके अपने आंसर को लिखिए। ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन होगा। ये सारा का सारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एच कैलकुलेट करने का तरीका था। कुछ और टाइप्स भी हैं हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के, लाइक एलोट्रोपिक चेंजेस हो रहे हैं तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, या हाइड्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उन सभी न्यूमेरिकल्स के साथ इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करके देखिए। गुड बाय।